194 बनाम 354। राष्ट्रीय विधानसभा ने मंजूरी नहीं दी। 194 समर्थन में, 264 विरोध में। प्रधानमंत्री को अब राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपना होगा। क्या होता है जब वही साम्राज्य जिसने कभी अफ्रीका की सीमाएं खींची थीं, अपने ही घर पर बजट की एक रेखा तक नहीं खींच पाता? क्या होता है जब वही फ्रांस, जिसने अफ्रीकी आवाजों को दबाने के लिए सैनिक भेजे थे, अब उसकी अपनी गलियां तोपों की आवाज से भी ज्यादा गूंज रही हैं? एक सरकार गिर चुकी है, एक राष्ट्रपति घिर चुका है, और पेरिस की फुसफुसाहटें सभी एक जगह लौटती हैं, अफ्रीका। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह पतन सिर्फ कागज पर कुछ अंकों की वजह से हुआ, तो आप सच सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आइए इसे समझते हैं। सालों से फ्रांस ने अपने आप को स्थिरता के मिथक में लपेट रखा था। एलिजी पैलेस से लेकर असेंबली नेशनल के चमचमाते हॉल तक फ्रांसीसी अभिजात वर्ग ने यह छवि बनाई थी कि उनका राष्ट्र उन हलचलों से अछूता है जिन्हें वह अक्सर दूसरों से जोड़ता था। फ्रांस को आदर्श माना जाता था, ऐसी जगह जहां सरकारें बदल सकती हैं लेकिन व्यवस्था कभी नहीं डगमगाती। फिर 9 सितंबर 2025 को नखाब उतर गया। प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेयरू की सरकार गिर गई क्योंकि उनकी सख्त कटौती वाली बजट योजना विश्वास मत में हार गई। सुर्खियों ने इसे एक तकनीकी हार कहा। 44 अरब यूरो की कटौतियां जिन्हें बंटी हुई संसद निगल नहीं सकी। लेकिन इस पतन को सिर्फ संसदीय गणना बताना उस गहरे दरार को नजरअंदाज करना होगा जो वर्षों से फ्रांस की आत्म छवि को खोखला कर रही थी। क्योंकि सच यह है कि बेयरू सिर्फ कुछ सांसदों के गणित न मानने से नहीं गिरे। वह गिरे क्योंकि फ्रांसीसी राजनीति की नींव खोखली हो चुकी थी। फ्रांस का कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का 114% के पास है। उसका घाटा यूरोपीय संघ की सीमा से 2 गुना है, और सरकार एक प्रधानमंत्री से दूसरे प्रधानमंत्री तक लड़खड़ाती रही है। बेयरू मैक्रों की चौथी नियुक्ति थे महज 1 साल में, और 2023 से 5वें। यह स्थिरता नहीं, यह झूला है। और झूला देखने में चक्कर देने वाला होता है, लेकिन कहीं नहीं ले जाता। जब कोई देश इस हालत में पहुंच जाए कि कोई भी सरकार एक बजट सीजन तक न टिक पाए, तो यह उसकी ताकत के बारे में क्या बताता है? कड़वा सच यह है कि बेयरू की सरकार का गिरना एक हादसा नहीं था, बल्कि ज्यादा खिंचे हुए तंत्र का अनिवार्य टूटना था। इसने दिखा दिया कि फ्रांसीसी गणराज्य कितना नाजुक हो चुका है, वह दिखावे पर कितना निर्भर है, और पतन का सामना करने से कितना डरता है। और यह नाजुकपन सिर्फ बजट की संख्याओं तक सीमित नहीं है। यह फ्रांस की साख के उस नुकसान से भी जुड़ा है जो उसकी सीमाओं से बहुत परे, उन जगहों पर हो रहा है जहां कभी पेरिस का राज चलता था। फ्रांसीसी राज्य, जो अफ्रीका को अस्थिरता के लिए ताने मारता था, अब खुद अपनी अस्थिरता झेल रहा है। जब माली या बुर्किना फासो दबाव में नेता बदलते हैं, पश्चिमी विश्लेषक कहते हैं लोकतंत्र विफल। लेकिन जब पेरिस अपने प्रधानमंत्रियों को डोमिनोज की तरह गिराता है, तो इसे लोकतांत्रिक बदलाव कहा जाता है। यह ढोंग साफ नजर आता है। जो हो रहा है वह सिर्फ एक बजट की हार नहीं, बल्कि फ्रांस की उस ताकत का क्षय है जिससे वह दूसरों को मार्गदर्शन देने का दावा करता था। समय और भी खराब नहीं हो सकता था मैक्रों के लिए। सड़कों पर भरे प्रदर्शन, सेवाओं को पंगु बनाने वाली हड़तालें और संसद में बिखरी पार्टियां, यह सब मिलकर एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर बनाते हैं जो खुद को संभाल नहीं पा रहा। दुनिया देख रही है और दरारें छिपाना असंभव है। फ्रांस का यह राजनीतिक पतन सिर्फ आंतरिक संकट नहीं है, यह एक ऐसा तमाशा है जिसे वे सभी राजधानियां देख रही हैं जिन्होंने कभी फ्रांसीसी ताकत के आगे सिर झुकाया था। संदेश साफ है, पेरिस खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा, तो फिर औरों को नियंत्रित करने का हक तो किसके पास है? यहीं से अफ्रीकी जुड़ाव की परछाई कहानी को सताने लगती है। दशकों तक फ्रांस ने अफ्रीका में अपनी पकड़ के सहारे स्थिरता की छवि गढ़ी। माली या नाइजर में सैन्य ठिकाने, फ्रांकोफोनी की पकड़, संसाधनों का दोहन, इन सब ने मिलकर वैश्विक ताकत का भ्रम पैदा किया। लेकिन जैसे ही वे रिश्ते टूटे, फ्रांसीसी राज्य नग्न खड़ा रह गया, उसकी उधार की वैधता छिन गई। बेयरू का पतन सीधे तौर पर अफ्रीका की बगावत का परिणाम नहीं था, लेकिन दोनों घटनाएं आईने की तरह जुड़ी हुई थीं। पेरिस घर में हार रहा था और विदेश में भी, दोनों एक साथ। और अब सवाल यह उठता है, अगर फ्रांस अपने ही लोगों को यह यकीन नहीं दिला पा रहा कि वह स्थिर है, तो अफ्रीका को कैसे मनाएगा कि वह अब भी प्रासंगिक है? सदियों तक फ्रांसीसी नेताओं का विश्वास था कि उनका घरेलू बल उनकी विदेशों की ताकत से और बढ़ता है। अफ्रीका उनके लिए प्रमाण था। धूल भरे ठिकानों पर तैनात सैनिक, पेरिस में फोटो खिंचवाने आते राष्ट्रपति और फ्रांसीसी खजाने से बंधी मुद्राएं। लेकिन जब वे लोग तय कर लें कि वे अब प्रजा नहीं रहे, तो क्या होता है? नतीजा है फ्रांसीसी वर्चस्व का धीरे धीरे सोच समझकर किया गया अंत। यह कोई भावनात्मक टूटन नहीं थी,
यह अफ्रीकी सरकारों का सोचा समझा ठंडा निर्णय था। माली ने सबसे पहले दरवाजा बंद किया और 2022 में फ्रांसीसी सैनिकों को बाहर निकाल दिया। फिर 2023 में बुर्किना फासो ने यही किया और अपनी सुरक्षा पर संप्रभुता हासिल की। नाइजर ने और आगे बढ़कर राजनयिकों को निकाला, सैन्य संबंध तोड़े और मार्च 2025 में फ्रैंकोफोनी से बाहर निकल गया। चाड, जिसे पेरिस अटूट मानता था, ने 2024 में अपना रक्षा समझौता फाड़ दिया और फ्रांस की पूरी साहिल नीति हिल गई। हर बार यह सिर्फ इनकार नहीं था, यह अपमान। फ्रांस को अब खर्चों में कटौती करनी होगी ताकि कल वह विदेशों में अपना दर्जा बचा सके। लेकिन विदेशों में दर्जा तो पहले ही गायब हो रहा था, इसलिए यह कटौती बिना मकसद का दर्द बन गई। मजदूर हारे, पेंशन पाने वाले हारे, परिवार हारे, लेकिन वादा किया गया महान फ्रांस कभी नहीं आया। सरकार इसलिए गिरी क्योंकि लोगों ने समझ लिया कि वे एक कल्पना के लिए बलिदान दे रहे हैं। कड़वा सच यह है कि मैक्रों, जो कभी यूरोप के दूरदर्शी के रूप में खुद को प्रस्तुत करते थे, आखिरकार एक हताश जुएबाज की तरह बर्ताव करने लगे। अफ्रीका की हर अस्वीकृति, हर सैन्य वापसी, हर कूटनीतिक अपमान एक चेतावनी होना चाहिए था। इसके बजाय उन्होंने दाम और बढ़ा दिया, यह दिखाते हुए कि पेरिस के पास अब भी सारे पत्ते हैं। उन्होंने सोचा कि वह अफ्रीका को धोखा दे सकते हैं, यूरोप को धोखा दे सकते हैं और यहाँ तक कि अपने ही नागरिकों को भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन जब पत्ते मेज पर खुले तो सब साफ हो गया। फ्रांस हारते हुए हाथ से खेल रहा था और यह हार संसद के गलियारों तक ही सीमित नहीं रही, यह बाहर फैल गई, पेरिस और मार्सेई की सड़कों तक, हड़तालों और प्रदर्शनों तक, जिसने 5वें गणराज्य को हिला दिया। मैक्रों का रेत का साम्राज्य अपने नतीजों के साथ आया। जब नेता लंबे समय तक हकीकत से इनकार करते हैं तो हकीकत इंतजार नहीं करती, वह दरवाजा तोड़कर घुस आती है। और जब ऐसा हुआ तो उसने केवल संसद ही नहीं बल्कि बुलेवार्ड्स में भी अराजकता फैला दी। इससे अगला सवाल खड़ा होता है, अगर साम्राज्य का भ्रम संसद में टूटा तो उसने फ्रांस की सड़कों पर कैसे गूंज पैदा की। यहाँ एक याद दिलाना है कि कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अश्वेत संस्कृति, इतिहास, सभ्यता और पहचान पर और वीडियो देख सकें। अब आगे बढ़ते हैं। जब भ्रम संसद में टूटते हैं तो वे संगमरमर के गलियारों में सीमित नहीं रहते, वे बाहर सड़कों पर फैलते हैं जहां आम लोग राजनीतिक कल्पनाओं की कीमत चुकाते हैं। और यही हुआ फ्रांस में बेरू की गिरावट के बाद। मैक्रों का रेत का साम्राज्य केवल एक अमूर्त अपमान नहीं था, बल्कि इसका असर आम फ्रांसीसी मजदूरों की जेबों, उनकी पेंशन और उनके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ा। बजट की विफलता चिंगारी थी, लेकिन सड़कों का गहुस्सा आग बन गया। और कैसी आग थी वह? मार्च में पेरिस की सड़कों पर भीड़ उमड़ आई। यूनियनों ने परिवहन रोक दिया। शिक्षक और स्वास्थ्यकर्मी पूछ रहे थे कि उन्हें क्यों उस सरकार की कीमत चुकानी चाहिए जिसने विदेशों में सब कुछ खो दिया था। यही है कड़वा मोड़। फ्रांस खुद को अफ्रीका का लोकतांत्रिक शिक्षक बताता था। अफ्रीकी देशों से कहता था कि विरोध प्रदर्शन कमजोरी और अस्थिरता की निशानी है। लेकिन अब फ्रांस खुद उसी कार्टून की तरह दिख रहा था जिसे वह कभी मजाक बनाता था। आंसू गैस से भरी सड़कों पर दंगा पुलिस प्रदर्शनकारियों पर टूट रही थी और सरकार अराजकता को दबाव में व्यवस्था बताने के लिए जूझ रही थी। अफ्रीका की नज़रों में यह व्यंग्य बहुत मीठा था। वही राज्य जो बमाको में स्थिरता के नाम पर सैनिक भेजता था, अब अपनी राजधानी को स्थिर नहीं रख पा रहा था। मानो अफ्रीका के इनकार ने पेरिस के बीचों बीच एक आईना रख दिया हो जिसमें फ्रांस को खुद को देखना पड़ा, कमजोर, बंटा हुआ और अपने दिखावे से खाली। लोग आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? सतह पर यह पेंशन, वेतन और सख्ती का मामला था, लेकिन गहराई में यह एक वादे के विश्वासघात का मामला था। दशकों से फ्रांसीसी नेताओं ने अपने नागरिकों से कहा कि साम्राज्य के बलिदान, विदेशी तैनाती, विदेशी मदद और सैन्य अभियानों को इसलिए सही ठहराया जाता है क्योंकि वे फ्रांस को वैश्विक ताकत के रूप में सुरक्षित रखते हैं। अगर साम्राज्य फलता फूलता है तो राष्ट्र भी फलता फूलता है। लेकिन जब साम्राज्य बिखर गया तो केवल लागत बची, लाभ नहीं। मजदूरों से कहा जा रहा था कि वे और त्याग करें, विजय के लिए नहीं बल्कि अहंकार के लिए। यही विश्वासघात सड़कों के गहुस्से को भड़काता रहा। अफ्रीका से जुड़ाव प्रतीकात्मक से गहरा है। फ्रांस की अफ्रीकी असफलताओं का ठोस असर हुआ। सैन्य ठेके खोना, संसाधनों की पहुंच कम होना और कूटनीतिक पकड़ का गायब हो जाना। ये नुकसान घरेलू आर्थिक दबाव में बदले और सरकार ने इसे सख्ती से भरने की कोशिश की। फ्रांसीसी लोग, भले ही उन्होंने इसे भू राजनीतिक शब्दों में न कहा हो, लेकिन उन्होंने इसे अपने अंदर महसूस किया। उन्हें पता था कि वे ऐसी नाकामियों की कीमत चुका रहे हैं जो उन्होंने नहीं चुनी। शायद उन्होंने अपने प्रदर्शनों में माली या नाइजर का नाम नहीं लिया,
लेकिन उन नुकसानों की परछाई हर मार्च पर मंडरा रही थी। बेयरू के बजट का पतन केवल घरेलू गणित नहीं था, यह अफ्रीका की गूंज थी जो पेरिस में सुनाई दी। और इस काव्यात्मक न्याय को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दशकों तक फ्रांस अफ्रीका पर ऊंचाई से शर्तें थोपता रहा। अब फ्रांसीसी लोग खुद अपनी सरकार पर शर्तें थोप रहे थे। हम अब और नहीं मानेंगे। यह भूमिकाओं का उलटफेर है जिसने पेरिस की कपटता को उजागर कर दिया। अगर फ्रांस अपने नागरिकों के गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो वह किस नैतिक आधार पर दूसरों को नियंत्रित करने, व्याख्यान देने या अनुशासित करने का दावा कर सकता है? साम्राज्य केवल गया ही नहीं, उसका दिखावा भी टूट चुका है। लेकिन कहानी केवल प्रदर्शनों पर खत्म नहीं होती। बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार संसद में गिर रही है और जनता सड़कों पर बगावत कर रही है, तो आखिरकार फ्रांस की बागडोर किसके हाथ में है? कड़वा जवाब है, किसी के नहीं। फ्रांस एक अधर में लटका देश बन गया है, अपने अतीत के अहंकार और भविष्य की अनिश्चितता के बीच। उसके नेता एक संकट से दूसरे में लड़खड़ा रहे हैं। उसकी संसदें तेजी से प्रधानमंत्रियों को गिरा रही हैं और उसकी सड़कों पर बेचैनी भरी हुई है। इस अराजकता में नियंत्रण का पुराना भ्रम गायब हो गया है। और जब फ्रांस सिकुड़ रहा है, अफ्रीका वही कर रहा है जिसकी पेरिस ने कभी उम्मीद नहीं की थी। वह उठ रहा है। यह भूमिकाओं का उलटफेर संयोग नहीं, परिणाम है। दशकों तक फ्रांस ने अपनी घरेलू वैधता विदेशों में अपने प्रभुत्व से पाई। अफ्रीकी राजधानियों में परेड करते फ्रांसीसी सैनिकों की तस्वीरें, फ्रैंकोफोन का प्रतीक, CFA फरैंक पर नियंत्रण, इन सब से पेरिस का महत्व दिखता था। जब ये सहारे गायब हुए तो पूरा मंच ही गिर पड़ा। लेकिन अफ्रीका ने केवल दूरी नहीं बनाई, उसने उस खाली जगह को नए कदमों से भरा। नई गठबंधन, नए व्यापारिक रास्ते, नई उद्योग, ये सब एक उभरते महाद्वीप की नींव बने। जहां कभी फ्रांस अपनी ताकत बढ़ाता था, वहां अब अफ्रीका अपनी ताकत फैला रहा है। जरा फर्क देखिए। फ्रांस मितव्ययिता में फंसा हुआ है, अपने नागरिकों से कम स्वीकारने की भीख मांग रहा है। वहीं अफ्रीका ज्यादा में निवेश कर रहा है, ज्यादा रिफाइनरी, ज्यादा प्रसंस्करण संयंत्र, ज्यादा बुनियादी ढांचे। बुर्किना फासो में सोने की एक रिफाइनरी जो रोज सैकड़ों किलोग्राम उत्पादन कर सकती है, अब कोई सपना नहीं है, वह चालू है। नाइजर में फ्रैंकोफोनी का इनकार केवल प्रतीकात्मक गुस्सा नहीं था, बल्कि संप्रभुता की ओर एक सोचा समझा कदम था। माली में राष्ट्रीय परियोजनाएं नए साझेदारों के साथ बन रही हैं, पेरिस की छाया से बाहर। अफ्रीका का हर कदम स्वतंत्रता की ओर फ्रांस के सिकुड़ते ढांचे में एक और दरार दिखाता है। और यहीं पर पेरिस के लिए विडंबना असहनीय हो जाती है। वही कहानी जो उसने अफ्रीका के बारे में बेची थी कि महाद्वीप निर्भर है, अस्थिर है और अक्षम है, अब वापस उसी पर पलट गई है। फ्रांस ही अब वह देश है जो सरकारें नहीं बचा पा रहा, जो हर दिन विरोध की लहरें झेल रहा है, जो हर दिन अपना असर खो रहा है। अफ्रीका ही वह है जो आगे बढ़ रहा है, अपनी तकदीर गढ़ रहा है। जो फ्रांस ने दूसरों में हंसी उड़ाई थी, अब वही उसका प्रतिबिंब बन गया है। शिष्य ने गुरु को पीछे छोड़ दिया है और गुरु एक धोखेबाज साबित हुआ है। कड़वा विश्लेषण यही कहता है। क्या फ्रांस फिर से उठ सकता है? सच्चा जवाब है नहीं, कम से कम पुराने तरीके से तो नहीं। फ्रांस अब अफ्रीका का मालिक होने का दिखावा नहीं कर सकता। वह अब साहेल को अपना निजी शतरंज का बोर्ड नहीं मान सकता या मुद्राएं और संधियां तय नहीं कर सकता। उसकी घरेलू संकट बहुत गहरे हैं, उसकी वैश्विक पकड़ बहुत पतली। सबसे अच्छी स्थिति में वह खुद को एक मध्यम दर्जे की यूरोपीय शक्ति के रूप में गढ़ सकता है, ब्रसेल्स में प्रासंगिक, लेकिन उसके बाहर अप्रासंगिक। लेकिन फ्रांस का वैश्विक शक्ति का युग समाप्त हो चुका है और अफ्रीका ने उसे दफनाने में मदद की है। अफ्रीका के लिए यह क्षण प्रतीकात्मक से कहीं अधिक है, यह मुक्तिदायक है। यह साबित करता है कि पेरिस को अन कहना रास्ते का अंत नहीं, बल्कि एक नए रास्ते की शुरुआत है। हर अफ्रीकी राष्ट्र जो फ्रांसीसी ठिकानों या संस्थानों को ठुकराता है, वह किसी शून्य में नहीं जा रहा, बल्कि अपनी संप्रभुता में कदम रख रहा है। महाद्वीप फ्रांस के स्थिर होने का इंतजार नहीं कर रहा, वह अपनी स्थिरता खुद गढ़ रहा है, अपने तरीके से। और यही पेरिस के लिए सबसे बड़ा अपमान है। इस दौर को अफ्रीका के पतन ने नहीं, अफ्रीका के उदय ने परिभाषित किया है। तो जब इतिहासकार सितंबर 2025 में बेयरू की गिरावट को देखेंगे, तो वे इसे एक बजट की गड़बड़ी नहीं मानेंगे। वे इसे एक ऐसे राज्य का राजनीतिक विघटन मानेंगे जो दूसरों को आदेश देने का दावा करता था, लेकिन खुद को ही संभाल नहीं सका। वे अफ्रीका के इनकार की गूंज को फ्रांस की सड़कों पर सुनेंगे, और सबसे बढ़कर वे एक चक्र का अंत देखेंगे। फ्रांस संकट में सिकुड़ रहा है, अफ्रीका ताकत में बढ़ रहा है। कहानी एक सरल सत्य पर खत्म होती है, एक जिसे पेरिस ने लंबे समय से नजरअंदाज किया है। अफ्रीका को फ्रांस की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्रांस अपनी कल्पनाओं से खाली और संकट में डगमगाता हुआ शायद अफ्रीका की जरूरत महसूस करे। और यही
किसी भी अविश्वास प्रस्ताव या विरोध मार्च से कहीं ज्यादा इतिहास की आखिरी चोट।